वेलकम टू माय चैनल कॉमर्सिफिकेशन। आज हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के यूनिट 8 डेप्रिसिएशन पढ़ेंगे। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है कि किसी एसेट की वैल्यू गिरना, मतलब एसेट की वैल्यू गिरना डेप्रिसिएशन कहलाता है। और ये एसेट की वैल्यू कैसे गिरती है? उसका इस्तेमाल करने से, समय के साथ साथ, या फिर ऑब्सोलेसेंस की वजह से। ऑब्सोलेसेंस का मतलब होता है कि आपकी जो एसेट है वो आउटडेटेड हो गई है और मार्केट में अब न्यू टाइप की एसेट आने लग गई है, तो आपके एसेट की वैल्यू ऑटोमेटिकली गिर जाएगी अगर आप उसको बेचने जाएंगे तो। और चौथा रीज़न है एक्सीडेंट की वजह से। अगर आपका एसेट का कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें कोई किसी प्रकार की कमी आ जाती है एक्सीडेंट की वजह से, तो भी एसेट की वैल्यू गिर जाती है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास मोबाइल फ़ोन है, अगर उसमें स्क्रैच आ गए हैं तो आपको उसका प्राइस कम मिलेगा अगर आप उसे बेचने जाओगे तो इसी को ही हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। पर डेप्रिसिएशन का केवल मतलब ये नहीं होता कि एसेट की वैल्यू गिरना। डेप्रिसिएशन का मतलब एक और होता है कि हर साल जो हम ईच पीरियड में हम एलोकेट करते हैं अप्रोप्रिएट अमाउंट, जो कि एसेट की एक्सपायर पोर्शन को दिखाता है, उसको भी हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब आप एसेट खरीदते हो, जब आप उसकी एसेट खरीदते हो, हम एसेट खरीदने के बाद हर साल उसे एक्सपेंस मानते हुए उसमें हमने कितना एसेट का इस्तेमाल किया एक पर्टिकुलर ईयर में, उतनी वैल्यू को हम अपने पीएनएल अकाउंट में एज ए नॉन कैश एक्सपेंस मानते हुए पीएनएल अकाउंट में दिखाते हैं, जिसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। मैंने क्या बोला, एग्जाम्पल से समझते हैं। समझ लीजिए मैंने एक कंप्यूटर खरीदा है 1 लाख रुपए का, जिसकी लाइफ 10 ईयर्स है और मैं इसे 10 साल तक पूरा इस्तेमाल करने वाली हूँ। ये मेरे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसीलिए मेरी बैलेंस शीट में एसेट के तौर पे आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एसेट में लिख के ख़त्म हो गया। आप इस कंप्यूटर का यूज़ भी तो करेंगे। जब आप इस कंप्यूटर का यूज़ करते हैं तो एक साल में आप पर्टिकुलर ईयर में कितना कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं, हम इसको अपने पीएनएल अकाउंट में 10 साल तक दिखाएंगे। जैसे मैंने यहाँ 10,000 लिख दिया। कैसे निकाला 10,000? मैंने 1 लाख को 10 से डिवाइड कर दिया कि हाँ, मैं ये मानते हुए कि 10 साल तक मैं एक एक साल में 10,000 रुपये तक का कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रही हूँ, उसकी वैल्यू निकाल ली मैंने। समझ में आ रही है बात? पीएनएल अकाउंट में इसे मैं नॉन कैश एक्सपेंस मानते हुए, जिसे मैं डेप्रिसिएशन कहती हूँ, अपने पीएनएल अकाउंट में दिखाऊंगी 10 साल तक 10,000 की, मतलब मैं हर साल 10,000 रुपये तक का अपने कंप्यूटर का कॉस्ट यूज़ करती हूँ। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए डेप्रिसिएशन का मतलब केवल एसेट की वैल्यू गिरना नहीं होता। डेप्रिसिएशन का मतलब ये भी होता है कि एसेट की, जब आपने जो एसेट खरीदी है जितने रुपए में, उसको आप एलोकेट करोगे थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एसेट और पीएनएल अकाउंट में दिखाते हुए। ठीक है, फिर से बोल रही हूँ, जितने की आपने एसेट परचेज की है उसको आप डिवाइड करोगे उसकी लाइफ तक, और इसको आप नॉन कैश एक्सपेंस दिखाते हुए पीएनएल अकाउंट में एज एन एक्सपेंस दिखाओगे, नॉन कैश एक्सपेंस। इसी को ही हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। आई होप आपको डेप्रिसिएशन का मतलब समझ में आ गया। अब डेप्रिसिएशन और उससे अदर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। पहला आता है डेप्रिसिएशन और डिप्लीशन। डिप्लीशन का मतलब क्या होता है? पहले डिप्लीशन का मतलब देख लेते हैं। डिप्लीशन का मतलब होता है कि रिडक्शन इन द अवेलेबिलिटी ऑफ क्वांटिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इसका मतलब ये है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उसकी क्वांटिटी में कमी आना, मतलब वो अब अवेलेबल कम हो रहे हैं। नेचुरल रिसोर्सेज जैसे माइंस हो गए, अब उसकी अवेलेबिलिटी कम हो रही है, तो उसी को हम डिप्लीशन कहते हैं। और ये डेप्रिसिएशन से नहीं आप कंफ्यूज होना। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि फिक्स एसेट्स की वैल्यू में गिरावट होना। समझ में आ गया दोनों में डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन और डिप्लीशन? डिप्लीशन जो होता है नेचुरल रिसोर्सेज से की रिडक्शन को दिखाता है, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज में कमी आ रही है। और डेप्रिसिएशन होता है फिक्स एसेट्स की वैल्यू में कमी आ रही है। अब आता है डेप्रिसिएशन और ऑब्सोलेसेंस। ऑब्सोलेसेंस का मतलब क्या होता है कि आपकी एसेट की यूज़फुलनेस में कमी आना। मतलब क्या है कि अब आप एसेट को अपनी इतना यूज़ नहीं कर सकते हो क्योंकि न्यू इन्वेंशंस आ गए हैं, चेंज इन टेक्नोलॉजी। मतलब कि आपकी कहने का मतलब यह है कि आपकी एसेट की वैल्यू में गिरावट आ गई क्योंकि मार्केट में न्यू इन्वेंशन आ गए हैं, न्यू टेक्नोलॉजी के साथ नई नई मशीनरी आ गई है। जैसे समझ लो आपके पास कोई पुराना मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, अब डे बाय डे न्यू फ़ोन्स आते हैं न्यू टेक्नोलॉजीज़ के साथ, तो आपका फ़ोन आउटडेटेड हो गया, तो मैं बोलूँगी कि ऑब्सोलेंस हो गया। ठीक है, ऑब्सोलेसेंस हो गया। ठीक है, तो और डेप्रिसिएशन क्या होता है? अगर मैं डेप्रिसिएशन और ऑब्सोलेसेंस में डिफरेंस देखूँ तो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है कि वैल्यू, एसेट की वैल्यू का गिरना वियर एंड टीयर की वजह से। वियर एंड टीयर का मतलब इससे इस्तेमाल करने की वजह से। और ऑब्सोलेसेंस वैसे डेप्रिसिएशन का एक रीज़न भी है। ठीक है, तो इंटरचेंज करके नहीं यूज़ किया जा सकता, पर वो उसका एक पार्ट ही है। ठीक है, नेक्स्ट आता है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है? डेप्रिसिएशन का मतलब होता है टेंजिबल एसेट की वैल्यू में रिडक्शन होना।
किसमें? टेंजिबल एसेट, जिसको हम देख सकते हैं, जिसे छू सकते हैं, जैसे मशीनरी, कंप्यूटर, बिल्डिंग, इनकी वैल्यू में रिडक्शन होना डेप्रिसिएशन कहलाता है। और एमोर्टाइजेशन होता है रिडक्शन इन दी वैल्यू ऑफ इनटेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट की वैल्यू में गिरावट आना अमोर्टाइजेशन कहलाता है। इनटेंजिबल एसेट्स कौन सी एसेट्स होती है? जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, जैसे पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एक्सेट्रा। डेप्रिसिएशन एंड फ्लक्चुएशन। अब डेप्रिसिएशन और फ्लक्चुएशन क्या एक जैसी चीज़ होती है? नहीं। फ्लक्चुएशन जो होता है मार्केट वैल्यू में, एसेट की मार्केट वैल्यू में बढ़ना और घटना। मार्केट वैल्यू में और बुक वैल्यू में डिफरेंस होता है। मार्केट वैल्यू में मतलब होता है, मार्केट वैल्यू का मतलब होता है कि एसेट जो है कितने रुपए में मार्केट में खरीदी बेची जा रही है, ठीक है। लेकिन बुक वैल्यू का मतलब होता है जो आपने एसेट खरीदी थी, जब आपने सबसे पहली बार अपनी एसेट खरीदी थी तो आपने अपनी बुक में उसकी वैल्यू क्या लिखी थी। एग्जाम्पल से समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक मशीनरी खरीदी थी 1 लाख रुपए की, आपने उसकी एंट्री कर दी बैलेंस शीट में कि आपने 1 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी है, ठीक है। तो ये उसकी बुक वैल्यू हो गई। अगर यही सेम मशीनरी बाहर अब 1.5 लाख की मिल रही है या 90,000 की मिल रही है तो वो मार्केट वैल्यू है, ठीक है। मार्केट, अगर हम मार्केट वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं तो उसको हम फ्लक्चुएशन कहते हैं। अगर हम बुक वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं, बुक वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं तो हम डेप्रिसिएशन के बारे में बात करें। और डेप्रिसिएशन में हमेशा डिक्रीज होता है, पर फ्लक्चुएशन में बढ़ता और घटता रहता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? फिर से बता रही हूँ, फ्लक्चुएशन में मार्केट वैल्यू के बारे में बात हो रही है एसेट की, डेप्रिसिएशन में बुक वैल्यू के बारे में बात हो रही है एसेट की, और डेप्रिसिएशन केवल डिक्रीज को दिखाता है और फ्लक्चुएशन इंक्रीज और डिक्रीज दोनों को दिखाता है। अब डेप्रिसिएशन के कारण क्या है? डेप्रिसिएशन होता क्यों है? पहला आता है यूज़ ऑफ एसेट। अगर आप किसी एसेट का इस्तेमाल करोगे, समझ लो आपके पास एक लैपटॉप है, आप लैपटॉप का इस्तेमाल करोगे तो समय के साथ साथ उसकी वैल्यू गिरती जाएगी, ठीक है। सेकंड इज लैप्स ऑफ टाइम। लैप्स ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है? देखिए, समय के साथ साथ हर चीज़ की वैल्यू कम हो जाती है, चाहे आप उसको इस्तेमाल करो या ना करो। समझ लीजिए आपने लैपटॉप खरीदा है, आज आपने एक लैपटॉप खरीदा है, अगर आप 3 महीने बाद अगर बेचने जाते हो और आपने 3 महीने अपने लैपटॉप को यूज़ भी नहीं किया, मैंने क्या बोला, आपने एक लैपटॉप खरीदा आज और 3 महीने बाद अपने लैपटॉप को बेचने जाते हो और वो एकदम ब्रांड न्यू है, आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करा, तो आपको क्या वो वैल्यू मिल जाएगी जितने में आपने परचेज़ किया था? मैंने 1 लाख रुपये का लैपटॉप खरीदा समझ लो, और 3 महीने बाद मेरे को 1 लाख रुपये दे देगा कोई, चाहे मैंने उसे यूज़ नहीं किया? क्योंकि समय के साथ साथ वैल्यू गिर जाती है, क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी आ जाती है और शायद इससे सस्ते में मिल रहा हो वो लैपटॉप जो अभी आपके पास है ना। नेक्स्ट इज ऑब्सोलेसेंस। ऑब्सोलेसेंस का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, पीछे बताया था, जैसे अगर कोई चीज़ आउटडेटेड हो जाती है, मशीनरी आउटडेटेड हो जाती है और मार्केट में न्यू टेक्नोलॉजी के साथ वही मशीनरी मिल रही है, या फिर स्टाइल में कोई चेंज हो जाता है, तो इस केस में भी आपकी एसेट की वैल्यू गिर जाती है। फोर्थ, एक्सीडेंट। ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी एसेट के साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है उसकी वैल्यू गिर जाती है। अगर समझ लीजिए आपके लैपटॉप के स्क्रीन में स्क्रैचेस आ जाते हैं, उसकी वैल्यू गिर गई, आपको पैसा उतना नहीं मिलेगा और बहुत ही ज़्यादा उसकी वैल्यू गिर जाएगी, है ना। नेक्स्ट इज कि अब हम डेप्रिसिएशन को कंसीडर करते क्यों हैं, हम डेप्रिसिएशन को कंसीडर कर क्यों रहे हैं। डेप्रिसिएशन को कंसीडर करने का पहला रीज़न ये है कि हम सही प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन करके दिखाएं, हम सही प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर सकें, इसीलिए हम डेप्रिसिएशन को कंसीडर करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, जब आप कोई फिक्स एसेट खरीदते हैं आप तो उसे बैलेंस शीट में डाल देते हैं, हम बैलेंस शीट में कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हुए अपनी बैलेंस शीट में दिखा देते हैं कि हमने एसेट खरीदी है, लेकिन हमने उसे एक पर्टिकुलर ईयर में कितना इस्तेमाल किया है, उसने हमें कितना रेवेन्यू जनरेट किया। आपने मैचिंग कंसेप्ट पढ़ा है ना, जो मैचिंग कंसेप्ट हमने पढ़ा है, मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है, अगर हम कोई खर्चा करते हैं वो हमें कितना रेवेन्यू जनरेट करके देती है और कब जनरेट करके देती है, तब हम उसे एक्सपेंस मानते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा ही है कि एसेट जो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करके अपने पीएनएल अकाउंट में दिखाते हैं, तो हम उस पर्टिकुलर ईयर में इसलिए दिखा रहे होते हैं, ये दिखाने के लिए कि इस साल हमने एसेट का इस्तेमाल इतना किया है और इसने हमें इतना रेवेन्यू जनरेट करके दिया है, इसीलिए हम पीएनएल अकाउंट में डेप्रिसिएशन शो करते हैं। आई होप ये आपको बात समझ में आ गई होगी। तो मैंने क्या बोला कि हमें करेक्ट पीएनएल अकाउंट, पीएनएल प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए हम डेप्रिसिएशन को कंसिडर करते हैं, ताकि डेप्रिसिएशन के मतलब सिंपल मीनिंग क्या होता है डेप्रिसिएशन का, कि वो हमें एक्सपायर्ड कॉस्ट दिखाता है फिक्स एसेट की। एक्सपायर्ड कॉस्ट का मतलब क्या है, मैंने जैसे आपको बताया कि इन पर्टिकुलर ईयर, एक खास ईयर में आपने उसका कितना इस्तेमाल कर लिया फिक्स एसेट का और उसने हमें कितना रेवेन्यू जनरेट करके दिया, वो हम पीएनएल अकाउंट में दिखाते हैं। नेक्स्ट इज टू शो ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन किसी कंपनी की किससे पता चलती है, बैलेंस शीट से पता चलती है।
हम बैलेंस शीट में, आपको पता है बैलेंस शीट में जो एसेट में से हम अपना डेप्रिसिएशन का अमाउंट माइनस कर देते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हम अपनी सही फाइनेंशियल पोजीशन, अपने जो यूज़र्स हैं हमारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज़ करने वाले हैं, उन तक सही इंफॉर्मेशन, ट्रू और फेयर व्यू पहुंचा सके कि हमारी कंपनी एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। थर्ड इज़ फंड्स फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ एन एसेट। देखो, अगर आपने कोई एसेट खरीदी है, ठीक है, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था, हमने एक कंप्यूटर खरीदा था, 10 साल उसकी ज़िंदगी है। जब 10 साल बाद उसे बेच दोगे तो आप उसके बाद न्यू कंप्यूटर तो खरीदोगे, हमें न्यू एसेट खरीदनी पड़ेगी। जब एसेट की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है और हम उसको बेच देते हैं तो हमें न्यू एसेट तो खरीदनी पड़ेगी। तो उसके लिए भी हम फंड अलग करके रख पाएँ तो भी हम डेप्रिसिएशन को कंसीडर करते हैं। बात समझ में आ गई? क्योंकि देखिए, आपको पता है कि आपकी एसेट की लाइफ कितनी है और उसके बाद जब वो उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी और जब आप उसको बेच दोगे स्क्रैप वैल्यू पे, तो आप न्यू एसेट तो खरीदोगे और न्यू एसेट खरीदने के लिए आपको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आप पहले ही पैसे उसके लिए कलेक्ट करके रखोगे तो आपको एसेट को रिप्लेस करना आसान हो जाएगा। इसलिए भी हम डेप्रिसिएशन को कंसिडर करते हैं। फोर्थ इज़ कंप्लायंस ऑफ लीगल प्रोविज़न। इसका मतलब क्या है कि जो इनकम टैक्स एक्ट है और इवन कंपनीज एक्ट 1956 और 2013 है, ये भी कहता है कि हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए। तो हमें जो लीगल जो कानून प्रोविजन है, ये कानूनी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसको फॉलो करते हुए भी हमें डेप्रिसिएशन वो को चार्ज करना ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स फॉर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है वो देख लेते हैं। पहला आता है ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एन एसेट, मतलब कि आपने एसेट ओरिजिनल कॉस्ट में कितने खरीदी, मतलब जब आपने पहली बारी में एसेट कितने में खरीदी थी, पहले हमें वो देखना है। कॉस्ट में उसका परचेज प्राइस, फ्रेट और इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी इंक्लूड है, इस बात का ध्यान रखना। कॉस्ट का मतलब केवल परचेज प्राइस नहीं है, आपने एक उसमें कोई इंस्टॉलेशन चार्जेस दिए हैं या फ्रेट दिया है तो वो भी कॉस्ट में इंक्लूड होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने मशीनरी 1 लाख रुपए की खरीदी थी और आपने जब मशीनरी को इंस्टॉल करवाया था तो 10,000 रुपये भी दिए थे, तो उसकी वैल्यू 1 लाख नहीं है, उसकी वैल्यू 1,10,000 है, क्योंकि हमें इंस्टॉलेशन चार्जेस को भी इंक्लूड करना है। नेक्स्ट चीज़ जो है आपको जो कंसिडर करनी है वो है एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ ऑफ एन एसेट। इसका मतलब क्या है? यूज़फुल लाइफ। यूज़फुल लाइफ का मतलब यह है कि आपकी एसेट की ज़िंदगी कितनी है। एस्टिमेट करते हुए मानेंगे कि आपके एसेट की ज़िंदगी कितनी है। जैसे मैंने पीछे बताया था, जैसे कंप्यूटर आपने खरीदा था 1 लाख का, उसकी लाइफ 10 ईयर्स है, तो वो उसकी एस्टिमेटेड लाइफ है कि हम उसको कब तक यूज़ कर पाएंगे, कितने ईयर्स तक। नेक्स्ट आता है एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ इट्स एसेट। इसका मतलब ये है कि जब एसेट की लाइफ जब आखिर में होगी तो उसकी वैल्यू कितनी होगी। मतलब कि समझ लीजिए वो कंप्यूटर है, 10 साल के आखिर में आपकी एसेट की वैल्यू कितनी होगी, वो स्क्रैप वैल्यू कहलाती है, जिसे हम रेजिड्यू वैल्यू और सैल्वेज वैल्यू भी कहते हैं। इसको भी हमें अपनी कैलकुलेशन में कंसिडर करना है। कैसे कंसिडर करोगे? जितनी आपकी टोटल कॉस्ट होगी उसमें से स्क्रैप वैल्यू माइनस कर देना, ठीक है। इसी को हमें कंसिडर करते हुए अपना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन। इसका मतलब क्या है कि हम डेप्रिसिएशन की जनरल एंट्री कैसे करते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को मेंटेन करते हुए या फिर प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन को मेंटेन नहीं करते हुए। तो पहला केस हमने ये लिया है कि जिसमें हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन नहीं करते। इस केस में आप जनरल एंट्री कैसे करोगे? पहला आएगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। फर्स्ट एंट्री ये है कि डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट क्रेडिट। ऐसा क्यों किया गया है? डेप्रिसिएशन हमारे लिए खर्चा है, डेप्रिसिएशन हमारे लिए खर्चा है, इसलिए मैंने इसको डेबिट किया है। और एसेट की वैल्यू गिर रही है, डेप्रिसिएशन की वजह से हमारी एसेट की वैल्यू गिर रही है, इसलिए मैंने इसको क्रेडिट किया है। नेक्स्ट जर्नल एंट्री आपको करनी होती है पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। मतलब जब हम अपने फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं और हमें डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्लोज करना होता है, इस केस में हम एंट्री कैसे करेंगे? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। पीएनएल अकाउंट को डेबिट क्यों किया गया है? क्योंकि पीएनएल अकाउंट में सारे खर्चे जो होते हैं डेबिट साइड में आते हैं और डेप्रिसिएशन एक खर्चा है, इसलिए पीएनएल अकाउंट को मैंने डेबिट किया है। और डेप्रिसिएशन को यहाँ पे मैंने क्रेडिट क्यों किया है? ऊपर मैंने डेबिट किया था और मुझे अकाउंट क्लोज करना है एट द एंड ऑफ द ईयर, तो इसीलिए मैं इसको क्रेडिट कर रही हूँ। एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपको कोई अकाउंट क्लोज करना है या किसी अकाउंट को कैंसिल करना है तो उसका उल्टा कर देना चाहिए। अगर आपने पहले डेबिट किया था तो क्रेडिट कर दीजिए, अगर क्रेडिट किया था तो डेबिट कर दीजिए। तो सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा है कि मैं डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्लोज कर रही हूँ, साल के आखिर में वो डेबिट साइड में था, इसीलिए मैंने सेकेंड वाली जनरल एंट्री में इसको क्रेडिट किया है, ठीक है।
नेक्स्ट केस आता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज मेंटेन। मतलब क्या है कि आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन करते हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है कि आप डेप्रिसिएशन को डायरेक्ट एसेट से माइनस ना करते हुए, मतलब कि आप अपनी एसेट को कम ना करते हुए आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एक नया अकाउंट दिखा देते हो और डेप्रिसिएशन का अमाउंट उसके अंदर डालते जाते हो। तो इसमें जर्नल एंट्री कैसे होती है कि आप डेप्रिसिएशन अकाउंट को तो आप डेबिट ही करोगे क्योंकि हमारा एक्सपेंस है, और इस अमाउंट को आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे क्रेडिट करते हुए। मैंने क्या बोला, पहले यहाँ पे आपने ऊपर देखा था कि एसेट को हम क्रेडिट कर रहे थे, हम एसेट को क्रेडिट ना करते हुए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं। मतलब कि मैं डेप्रिसिएशन का अमाउंट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में ट्रांसफर कर रही हूँ। उसके बाद आप जब आखिर के साल में पीएनएल अकाउंट में इस डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर कर दोगे, क्योंकि हमें डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्लोज करना है, क्योंकि ये टेम्पररी अकाउंट है। डेप्रिसिएशन अकाउंट एक टेम्पररी अकाउंट है, उसे हमें क्लोज करना है साल के आखिर में, तो मैं इसे पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगी, जैसे मैंने ऊपर वाली एंट्री में समझाया था सेम वैसा ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आपकी एसेट सेल हो जाती है तो इस केस में आप जनरल एंट्री कैसे करोगे वो देखते हैं। अगर आपकी एसेट सेल हो जाती है तो इस केस में आप जनरल एंट्री कैसे करोगे, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आपने मेंटेन कर रखा है। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। आपकी एसेट की वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू 16,000 थी, सेल हुई है 12,000 की। मैंने क्या बोला, आपकी ओरिजिनल वैल्यू एसेट की 16,000 थी और उस पर आपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन कर रखा था, वो है 1,000 का। तो अब हम इसकी जनरल एंट्री कैसे करेंगे। पहली जनरल एंट्री है कि आपने सेल करी है अपनी एसेट की, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट क्यों किया, आपने अपनी एसेट बेची, आपको पैसा मिला होगा, आपका बैंक अकाउंट बढ़ा या फिर कैश अकाउंट बढ़ा, तो आप उसे डेबिट करेंगे 12,000 से। एसेट आपकी कम हुई है 12,000 से, तो आप 12,000 लिख दोगे एसेट। उसके बाद प्रोविजन ऑफ फॉर डेप्रिसिएशन। अब देखो, अगर आपकी एसेट बिक गई है तो आपको प्रोविजन मेंटेन करने की ज़रूरत क्या है, बस कैंसिल करो। तो इसको कैसे करेंगे, इसकी एंट्री प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। पहले आपने पीछे देखा था कि हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को क्रेडिट साइड नोट करते थे, तो अब हम यहाँ डेबिट साइड करेंगे, क्योंकि हमें अपनी एसेट की वैल्यू गिरानी है और एसेट की वैल्यू गिर रही है, इसीलिए मैंने एसेट को क्रेडिट साइड दिखाया है 1,000 रुपीज़ से। जब एसेट सेल होती है तो हमें ये देखना होता है कि उसको बेचने से हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। वो कैसे देखेंगे, जैसा मैंने आपको बताया था कि एसेट की ओरिजिनल वैल्यू 16,000 है, जैसे इस क्वेश्चन में गिवन है 16,000 है, उसमें से मैं माइनस कर दूंगी 1,000 जो कि मेरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है। ठीक है, मैंने 1,000 माइनस किया तो आपकी जो एसेट की वैल्यू कितनी आई, 15,000 रुपये आई। ठीक है, ये आपकी एक्चुअल वैल्यू हुई। मैंने क्या कहा, एसेट की ओरिजिनल वैल्यू 16,000 है, उसमें से माइनस करोगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, आपके एसेट की वैल्यू 15,000 रुपये बच गई। आपने सेल करी कितनी की एसेट की, वो है 12,000 की। आपने सेल जो करी है 12,000 की है और आपकी एसेट की वैल्यू 15,000 की है। इसका मतलब आपको लॉस हुआ है 3,000 का, और इस 3,000 के लॉस को हम अपने पीएनएल अकाउंट में दिखाते हैं, और प्रॉफिट होता तो हम पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, और इस केस में लॉस हो रहा है, इसीलिए मैंने पीएनएल अकाउंट को डेबिट साइड में दिखाया है 3,000 से, और नीचे एसेट अकाउंट को 3,000 से दिखाया है, ताकि मैं एसेट अकाउंट को पूरा कैंसिल कर सकूं 16,000, क्योंकि मुझे पूरा 16,000 कैंसिल करना है ना। कैंसिल इसलिए करना है क्योंकि ये एसेट बिक चुकी है और मुझे अपनी बैलेंस शीट में वो दिखनी नहीं चाहिए, इसीलिए 16,000 इस तरीके से हमने कैंसिल किया। कैसे किया कैंसिल, पहले तो 12,000 रुपये मुझे रिसीव हुए थे, तो 12,000 से हमारी एसेट डेबिट हो गई थी। दूसरा मेरा डेप्रिसिएशन था, 1,000 से कम हुआ, फिर 3,000 का नुकसान हो गया, तो एसेट अकाउंट को मैंने यहाँ पे भी क्रेडिट कर दिया। तो इस तरीके से मेरी जो एसेट की ओरिजिनल वैल्यू है 16,000 रुपये सेट ऑफ हो गई, मतलब कि अब मेरी एसेट बैलेंस शीट में नज़र नहीं आएगी। इस तरीके से हम सेल की एंट्री करते हैं अगर आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन कर रहे हैं। अब आता है मेथड्स फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। इसका मतलब यह है कि आप डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करोगे, क्या मेथड है। पहला आता है, वैसे मेथड्स तो आई थिंक 7 और 8 हैं, 7-8 मेथड्स हैं, पर इस चैप्टर में हमें, इस यूनिट में हमें केवल 2 ही मेथड पे फोकस करना है, स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV मेथड। फर्स्ट मेथड ये है स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसे हम फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट होता है वो सेम रहता है जितनी लाइफ है आपकी एसेट की। ठीक है, मैंने क्या बोला, आपके डेप्रिसिएशन का अमाउंट सेम रहता है जितनी भी लाइफ है आपके एसेट की, और उतने ही रेट से आप हमेशा अपने एसेट को डेप्रिशिएट करते रहते हैं। कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, डेप्रिसिएशन इक्वल टू कॉस्ट, कॉस्ट में वो वाले चार्जेस भी आएंगे, इंस्टॉलेशन चार्जेस या फ्रेट कॉस्ट, वो भी ऐड होगी, माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपेक्टेड लाइफ।
कि मतलब एसेट की कितनी लाइफ है। एग्जाम्पल से देख लेते हैं, आपकी मशीनरी की कॉस्ट 20,000 है, इंस्टॉलेशन चार्जेस 2,000 है, तो मैं 20,000 में 2,000 ऐड कर दूंगी। उसकी स्क्रैप वैल्यू 2,000 गिवन है क्वेश्चन में, माइनस कर देंगे 2,000। लाइफ उसकी 10 ईयर्स है, तो 10 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगा 2,000। तो मैं क्या करूँगी 2,000 जितनी भी इसकी 10 साल इसकी लाइफ है, तो 10 साल तक 2,000 मैं डेप्रिसिएशन इस एसेट पे, मशीनरी पे चार्ज करती रहूँगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं जर्नल एंट्रीज के साथ। मैंने एक मशीनरी परचेज की है 1,00,000 रुपये की, 1 जनवरी 2020 को। SLM मेथड है 10%, जर्नल एंट्री पास करनी है 2020 और 2021 ईयर की। सबसे पहले 1 जनवरी 2020 को आपने मशीनरी खरीदी है, तो आपकी एंट्री क्या होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर आपने कैश में खरीदी है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट इसलिए किया क्योंकि ये एसेट है और आपकी एसेट बड़ी है, तो 1,00,000 यहाँ पे मैंने डेबिट किया। कैश को क्रेडिट इसलिए किया है क्योंकि आपकी कैश कमी आई है, तो 1,00,000 क्रेडिट किया। नेक्स्ट एंट्री क्या है, डेप्रिसिएशन हमेशा आखिर के साल में ही किया जाता है, साल के आखिरी में किया जाता है, इसीलिए यहाँ पे 31 दिसंबर 2020 लिखा है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट 10,000 आया है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन 10,000 क्यों आया है, SLM मेथड 10% है, 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। हमारी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है मशीनरी की, 1,00,000 है, इसका 10% निकाल दीजिएगा तो कितना आएगा 10,000 रुपये। तो इसीलिए डेप्रिसिएशन हमारा 10,000 आया। डेप्रिसिएशन डेबिट क्यों हुआ है, क्योंकि हमारे लिए खर्चा है और डेप्रिसिएशन की वजह से हमारी मशीनरी की वैल्यू में कमी आई है, इसीलिए मशीनरी को हमने क्रेडिट साइड में दिखाया है 10,000 से। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री आती है कि डेप्रिसिएशन को हमें P&L अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। जैसा मैंने आपको बताया था, डेप्रिसिएशन अकाउंट एक टेम्पररी अकाउंट है, हमें क्लोज करना होता है। क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, पहले आपने डेप्रिसिएशन को डेबिट में दिखाया था, क्लोज करने के लिए आप इसको क्रेडिट में दिखा देंगे और अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे P&L अकाउंट में। P&L अकाउंट डेबिट साइड इसलिए आया क्योंकि डेप्रिसिएशन आपका एक एक्सपेंस है, इसलिए 10,000 आया। और हमने डेप्रिसिएशन को क्रेडिट क्यों किया है, जैसे मैंने आपको बताया मुझे कैंसिल करना है इस अकाउंट को, तो मैंने यहाँ पे 10,000 लिख दिया क्रेडिट में। नेक्स्ट एंट्री आती है 31 दिसंबर 2021, मतलब कि इस एसेट की को हम डेप्रिशिएट 2021 में भी करेंगे। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट वही एंट्री होगी 10,000 रुपीज़ के साथ। यहाँ पे कुछ चेंज नहीं होगा, जैसे मैंने आपको बताया था SLM मेथड में यही होता है कि आपका डेप्रिसिएशन अमाउंट चेंज नहीं होता, चाहे आपकी मशीनरी की वैल्यू गिरती जाए। समझ में आ गया, तो आपका डेप्रिसिएशन अमाउंट नहीं चेंज होगा। उसके बाद 31 दिसंबर 2021 में एक और एंट्री करेंगे कि हम डेप्रिसिएशन को कैंसिल करते हुए क्रेडिट करेंगे और P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे डेप्रिसिएशन का अमाउंट 10,000 के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मशीनरी अकाउंट का हम कैसे लेजर अकाउंट बनाते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो पीछे आपने जर्नल एंट्री में देखा कि 1 जनवरी को हमने अपनी मशीनरी खरीदी थी जो कि डेबिट साइड में थी, इसीलिए मैंने टू कैश लिखते हुए मशीनरी अकाउंट में 1,00,000 लिखा है। फिर 31 दिसंबर 2020 को हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया था, हमने 31 दिसंबर को 2020 को डेप्रिसिएशन चार्ज किया था। यहाँ पे देखिए 2020 मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है और इस केस में मशीनरी जो थी क्रेडिट साइड पे आ रही है। ठीक है, इस केस में मशीनरी जो है क्रेडिट साइड में आ रही है, इसीलिए हमारे लेजर अकाउंट में बाय डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड आएगा 10,000। फिर आप 31 दिसंबर 2020 को बैलेंस कैरेट डाउन निकालोगे, मतलब कि जो डिफरेंस है 1,00,000 और में से 10,000 माइनस कर दोगे, डिफरेंस निकालोगे तो 90,000 आ जाएगा। फिर इसी 90,000 को आप नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र कर दोगे 90,000, बिल्कुल जैसे आप लेजर अकाउंट प्रिपेयर करते हो वैसा ही करना है। 90,000 हो गया। फिर 31 दिसंबर 2020 को भी हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया था 10,000, ये लिखा हुआ है, और मशीनरी क्रेडिट साइड में था, इसीलिए यहाँ पे डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड में आएगा 10,000। फिर आप डिफरेंस निकाल दोगे, 90,000 में से 10,000 माइनस करोगे, डिफरेंस कितना आएगा 80,000। बस इसी तरीके से आप अपना मशीनरी अकाउंट का लेजर बनाओगे जैसे हम नॉर्मली बनाते हैं। बैलेंस शीट में किस तरीके से दिखाओगे वो देख लेते हैं। बैलेंस शीट जो अगर हम 2020 की बैलेंस शीट बना रहे हैं तो इसमें कैसे दिखाएंगे कि मशीनरी हमने 2020 में ही खरीदी थी 1,00,000 की, और उसी साल हमने माइनस किया था डेप्रिसिएशन 10,000, तो आपकी मशीनरी की वैल्यू हो जाएगी 90,000। फिर बैलेंस शीट 2021 कैसे दिखाएंगे, मशीनरी हमने बेची तो है नहीं, तो मशीनरी की वैल्यू कितनी थी 90,000 थी, जो कि 2021 से यहाँ पे देख सकते हैं कि 2020 में हमारी वैल्यू 90,000 हो गई थी, इसीलिए 2021 में मशीनरी की वैल्यू 90,000 आ रही है। इसमें से माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन 10,000, तो हमारी मशीनरी की वैल्यू 2021 में 80,000 हो जाएगी। तो इसी तरीके से हम SLM मेथड का यूज़ करते हैं, इस तरीके से हम अपना लेजर और बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। SLM मेथड के फ़ायदे और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस या फिर मेरिट्स या डीमेरिट्स क्या हैं वो देख लेते हैं। पहला एडवांटेज ये है कि इसको आसानी से समझा जा सकता है और अप्लाई किया जा सकता है, जैसे आप देख सकते हैं कि SLM मेथड काफ़ी आसान है यूज़ कर। दूसरा ये है कि एसेट
कैन बी रिटर्न ऑफ कम्प्लीटली, मतलब इसका मतलब क्या है कि आप एसेट को रिटर्न ऑफ कर सकते हैं पूरी तरीके से, मतलब कि आपकी एसेट की वैल्यू एकदम ज़ीरो हो जाएगी, आप तब तक उसको डेप्रिशिएट कर सकते हैं। दूसरा ये है यूनिफॉर्म अमाउंट है एवरी ईयर, मतलब हर साल आपको कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन का झंझट तो है नहीं, एक बार आपको ओरिजिनल वैल्यू पे डेप्रिसिएशन निकालना है और वो हर साल अप्लाई करते जाना है। पर ये एक इसका डिसएडवांटेज है पहला, ये एक इलॉजिकल मेथड है। जैसा कि आप जानते हैं कि डेप्रिसिएशन जो होता है एसएलएम के केस में, हम डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे निकालते हैं, हम एक्चुअल कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करके नहीं निकालते। कहने का मतलब यह है, जैसा पीछे हमने क्वेश्चन में देखा था कि 1,00,000 रुपए पे आपने 10% निकाल दिया और 10-10 हज़ार आप हर साल लिखे जा रहे हैं जब तक उसकी मशीनरी की लाइफ है, ठीक है। लेकिन हम वैसे क्यों नहीं कर रहे? जब हमारी 2020 में मशीनरी की वैल्यू 90,000 हो गई है, मशीनरी की वैल्यू 2020 में 90,000 हो गई है, तो हम 90,000 का 10% क्यों नहीं निकाल रहे? हम फिर भी 2021 में 10 लाख ही क्यों ले रहे हैं? हम ओरिजिनल कॉस्ट पे क्यों डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं? तो इसीलिए ये इलॉजिकल मेथड है, क्योंकि डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे निकाला जाता है हर साल, ना कि एक्चुअल कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करके, जो कि हमें WDV में समझ में आएगा, ठीक है। इसीलिए इसे इलॉजिकल मेथड बोला गया है। फिर से बोल रही हूँ कि एक इलॉजिकल मेथड है, क्योंकि डेप्रिसिएशन जो है ओरिजिनल कॉस्ट पे हर साल इसी अमाउंट से हम अपने अमाउंट को डेप्रिशिएट कर, हम अपनी एसेट को डेप्रिशिएट करते हैं, ना कि एक्चुअल अमाउंट में से डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है हम उस पर एसएलएम मेथड नहीं अप्लाई करते। नेक्स्ट इज कि अगर आपकी एसेट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है या उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा है, अगर आपके एसेट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है और उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में एसएलएम मेथड यूज़फुल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है रिटर्न डाउन मेथड, जिसे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, डेप्रिसिएशन एक फिक्स्ड रेट पे चार्ज होता है रिड्यूसिंग बैलेंस पे। जो आपने अभी पीछे डिसएडवांटेज देखा एसएलएम का, कि वो केवल ओरिजिनल कॉस्ट पे ही हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेता है। लेकिन जो रिटर्न डाउन मेथड का फ़ायदा ये है कि ये ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन नहीं निकालता, ये एक्चुअल वैल्यू पे डेप्रिसिएशन चार्ज करता है। एक्चुअल वैल्यू का मतलब ये है कि फर्स्ट ईयर में तो आप डायरेक्ट ओरिजिनल कॉस्ट पे निकालोगे, सेकेंड ईयर में आप ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन नहीं निकालोगे, आप फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद आप फिर एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। एग्जाम्पल से समझेंगे आगे। तो रिटर्न डाउन मेथड में क्या होता है, डेप्रिसिएशन एक फिक्स रेट पे होता है ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस। रिड्यूसिंग बैलेंस का मतलब क्या है, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, मतलब कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद हम अपना डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। अब ये जो मैं फिक्स रेट के बारे में बात कर रही हूँ, इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, रेट इक्वल टू 1 माइनस एन। एन का मतलब यह है कि आपकी लाइफ कितनी है एसेट की, स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट, आपकी मशीनरी या जो भी एसेट है उसकी कॉस्ट कितनी है, मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरीके से हम रिटर्न डाउन मेथड का रेट निकालते हैं, डेप्रिसिएशन रेट। अब रिटर्न डाउन मेथड अगर आप WDV मेथड यूज़ करते हैं तो इसकी जर्नल एंट्रीज कैसे होती है वो देख लेते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल है कि हमने मशीनरी परचेज़ की थी 1,00,000 रुपए की 1 जनवरी 2020 को, उसकी लाइफ केवल 2 साल है और WDV मेथड अप्लाई कर रहे हैं, 10% हमें रेट गिवन है और 83,000 की हमने इस एसेट को बेच दिया था एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ सच मशीनरी, मतलब कि 2 साल बाद हमने इस मशीनरी को 83,000 में बेच दिया था। वैसे मशीनरी की लाइफ तो ज़्यादा होती है, पर इस एग्जाम्पल मैंने केवल 2 साल लिया है ताकि मैं आपको सेल वाली एंट्री भी समझा सकूँ। तो सबसे पहले 1 जनवरी 2020 को आपने मशीनरी खरीदी, तो जनरल एंट्री क्या होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,00,000 रुपये का, ठीक है। फिर 31 दिसंबर 2020 को आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। ये सब डेबिट क्यों हो रहा है, क्रेडिट क्यों हो रहा है, मैंने पीछे से अच्छे समझा दिया, इसलिए मैं दोबारा नहीं समझा रही हूँ। 31 दिसंबर 2020 को आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट 10,000 आया। कैसे निकाला, क्योंकि आपकी यहाँ पे मशीनरी की कॉस्ट 1 लाख है, इसका 10% निकालोगे 10,000 आता है। उसके बाद अब इस डेप्रिसिएशन को एट द एंड ऑफ द ईयर हमें ट्रांसफ़र करना होता है PNL अकाउंट में। तो 31 दिसंबर 2020 को मैं इस डेप्रिसिएशन को के अकाउंट को कैंसिल कर दूंगी और PNL अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूंगी, ठीक है, क्लोज कर दूंगी, कैंसिल नहीं, क्लोज कर दूंगी डेप्रिसिएशन अकाउंट को, PNL अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूंगी। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, PNL अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन 10,000। उसके बाद 31 दिसंबर 2021 को भी मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगी, क्योंकि हमारे पास अभी ये मशीनरी पड़ी है 2021 में, तो एक और साल इसका डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। पर यहाँ पे डेप्रिसिएशन 1 लाख पे नहीं लगेगा,
जैसे आपने पीछे वाले केस में देखा था कि मैंने डेप्रिसिएशन 10,000 ही लिया था 2020 में भी और 2021 में, पर इस केस में 2021 में डेप्रिसिएशन मैं 10,000 नहीं लूँगी, जबकि 90,000 पे 10% निकालूंगी। 90,000 कैसे आया? मशीनरी की वैल्यू थी 1 लाख और 2020 में डेप्रिसिएशन कितना था? 10,000, तो वैल्यू कितनी बची? 90,000 बची हमारी मशीनरी की वैल्यू। तो इसीलिए यहाँ पे मैं 90,000 का 10% निकाला है, जो कि आया 9,000, और टू मशीनरी, क्योंकि मशीनरी में गिरावट आई है इसीलिए क्रेडिट होगा 9,000 से। फिर आप इसी डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्लोज करेंगे 2021 में, तो P&L अकाउंट टू डेप्रिसिएशन 9,000। अब इस केस में मैंने आपको बताया था कि इस मशीनरी को हम 83,000 में बेच भी रहे हैं, तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? 31 दिसंबर 2021 में मैं इस मशीनरी को बेच रही हूँ, एंट्री क्या होगी इसकी? कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। कैश क्यों आया? क्योंकि आपने अपनी मशीनरी बेची, आपको पैसा मिला होगा। 80,000 मैंने यहाँ लिख दिया, और मशीनरी बिक गई है तो यहाँ पे मैंने 80,000 क्रेडिट कर दिया, आपकी एसेट कम हो गई है। और 31 दिसंबर 2021 में एक और एंट्री है इंपॉर्टेंट, इस बात का ध्यान रखना, अगर आप कोई मशीनरी बेच रहे हो तो हमें ये भी देखना होता है कि आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ठीक है, इस केस में क्या है कि आपकी मशीनरी की वैल्यू कितनी रह गई है? P&L की कैलकुलेशन के लिए मैं आपको इस वर्किंग नोट से समझाती हूँ। स्टार्टिंग में आपकी मशीनरी जब आपने खरीदी थी 1 लाख रुपए की थी, डेप्रिसिएशन लगा 2020 का 10,000, आपकी मशीनरी की वैल्यू 90,000 रह गई थी। फिर हमने डेप्रिसिएशन लगाया 2021 का WDV मेथड के हिसाब से, इसीलिए मैंने 90,000 का 10% निकाला, तो मेरे पास आया 9,000। मेरी मशीनरी की वैल्यू आखिर में, जब मुझे अब बेच रही हूँ मैं मशीनरी, आपकी मशीनरी की वैल्यू हो गई थी 81,000। ठीक है, और आपने सेल कितने की 83,000, मतलब आपकी मशीनरी की वैल्यू 81,000 थी और आपने सेल की 83,000 की, तो आपको प्रॉफिट कितने का हुआ? 2,000 रुपये का हुआ। इसीलिए इस एंट्री में P&L अकाउंट को मैंने क्रेडिट साइड में दिखाया है 2,000, और मशीनरी अकाउंट को डेबिट साइड में दिखाया है 2,000 से। समझ में आ गया? इस तरीके से हम सेल की एंट्री करते हैं अगर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद। अब आगे बढ़ते हैं। अभी जो मैंने पीछे जर्नल एंट्रीज बताई हैं, इसका हम लेजर अकाउंट कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। तो मशीनरी अकाउंट को हम लेजर अकाउंट बना रहे हैं। 1 जनवरी 2020 को मैंने मशीनरी खरीदी थी, इसीलिए डेबिट साइड पे आएगा। मशीनरी खरीदते हैं तो डेबिट साइड पे ही आता है। टू कैश लिख के 1 लाख आ जाएगा। 31 दिसंबर 2020 को डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन हमने यहाँ पे क्रेडिट में क्यों लिखा है इस लेजर अकाउंट में? क्योंकि मशीनरी आपकी गिरावट हो रही है मशीनरी की वैल्यू में, इसीलिए मैंने इसको क्रेडिट साइड में लिखा है 10,000 से। फिर आपकी इसका डिफरेंस क्या होगा डेबिट और क्रेडिट साइड का? 90,000 हो जाएगा। बैलेंस कैरी डाउन करेंगे, इसको नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर करेंगे 2021 में, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन करके 90,000 जो हमने यहाँ पे डिफरेंस निकाला था। उसके बाद हमने 31 दिसंबर 2021 को डेप्रिसिएशन फिर से चार्ज करेंगे 9,000 रुपये का। उसके बाद आपने इस मशीनरी को बेचा भी था, जैसे मैंने आपको पीछे बताया, हमने मशीनरी को बेचा था, कैश मिला था हमें 83,000, मैंने क्रेडिट साइड में दिखाया। क्रेडिट साइड में क्यों दिखाया? क्योंकि आपकी मशीनरी बिक गई है, आपकी मशीनरी में मतलब आपकी एसेट कम हो गई है, तो आप उसे क्रेडिट साइड पे दिखाओगे। तो बाय कैश अकाउंट 83,000 आ गया। उसके बाद मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि हमें 2,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था, तो उसके जर्नल एंट्री हमने क्या की थी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, और मशीनरी अकाउंट वहाँ पे डेबिट साइड आ रहा था, इसीलिए यहाँ पे मैं P&L अकाउंट लिखते हुए 2,000 लिख दूंगी डेबिट साइड पे। समझ में आ गया? क्योंकि हमें वहाँ पे प्रॉफिट हो रहा था और मशीनरी अकाउंट को मैंने डेबिट किया था, इसीलिए यहाँ पे मैंने 2,000 डेबिट साइड दिखाया है, और इसका जो टोटल आ जाएगा 92,000 का। आसान है, जैसे आप लेजर अकाउंट बनाते हो वैसे ही मशीनरी अकाउंट बनेगा। उसके बाद बैलेंस शीट में आप कैसे दिखाओगे वो देख लेते हैं। बैलेंस शीट 2020 की अगर आप बनाते हो तो मशीनरी 1 लाख की थी, डेप्रिसिएशन माइनस कर देना 10,000, 90,000 आ जाएगा, सिंपल। उसके बाद बैलेंस शीट 2021 में क्या दिखाओगे मशीनरी में? हम 2021 के बैलेंस शीट में कुछ नहीं दिखाएंगे, अमाउंट जो है निल है। निल क्यों है? ये अमाउंट निल इसीलिए है क्योंकि आपने अपनी मशीनरी बेच दी है। आपने अपनी मशीनरी बेच दी है तो उसकी वैल्यू क्या बची? देखो, चाहे आपको प्रॉफिट हो रहा हो या चाहे आपको लॉस हो रहा हो, आपकी मशीनरी बिक गई है तो उस बैलेंस शीट में वो वैल्यू आएगी ही कहाँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। WDV मेथड के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं? अगर आप WDV मेथड को अप्लाई करते हैं तो इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले फ़ायदे देख लेते हैं। पहला ये है लॉजिकल मेथड है। लॉजिकल मेथड क्यों है? क्योंकि इस केस में हम डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज नहीं करते, हम एक्चुअल कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। समझ में आ गया? उसके बाद इनकम टैक्स एक्ट भी इसको एक्सेप्ट करता है, इनकम टैक्स के अनुसार भी ये मेथड सही है, इसीलिए एक एडवांटेज ये भी है इसका। और दूसरा
तीसरा एडवांटेज क्या है कि यूजफुल इन केस द वैल्यू ऑफ एसेट इज मोर एंड हैज़ लॉन्ग लाइफ। इसका मतलब यह है कि अगर तीसरा एडवांटेज डब्ल्यू मेथड का ये है कि अगर आपके एसेट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है और उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा है तो इस केस में आप डब्ल्यू मेथड का ही इस्तेमाल करोगे तो सही रहेगा, SLM मेथड का इस्तेमाल नहीं करना। अब इसका डिसएडवांटेजेस भी हैं। इसके डिसएडवांटेज, पहला डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपकी एसेट की वैल्यू कम है और शॉर्ट लाइफ है तो इस केस में डब्ल्यू मेथड यूजफुल नहीं है। दूसरा ये है डेप्रिसिएशन का रेट निकालना। जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि डब्ल्यू का एक फिक्स रेट पे डिपेंड होता है। डेप्रिसिएशन जो चार्ज करते हैं हम डब्ल्यू मेथड में, हम एक फिक्स रेट पे करते हैं, तो वो फिक्स रेट को एसर्टेन करना, निकालना थोड़ा मुश्किल काम हो सकता है, इसीलिए ये उसका डिसएडवांटेज है। और ये थोड़ा डिफ़िकल्ट वो भी है, मेथड है एज़ कम्पेयर टू SLM मेथड, है ना। नेक्स्ट इज कि इस केस में आपकी जो एसेट की वैल्यू है कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। जैसा कि SLM मेथड में देखा था कि उसमें एसेट की वैल्यू ज़ीरो हो सकती है, पर इसमें एसेट की वैल्यू कभी ज़ीरो नहीं हो सकती। ठीक है, क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि हम जो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं एक्चुअल कॉस्ट पे करते हैं। एक्चुअल कॉस्ट का मतलब क्या है कि ओरिजिनल कॉस्ट में से माइनस करके डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद हम अपना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। SLM वैल्यू में ज़ीरो इसलिए हो जाता है क्योंकि हम सेम यूनिफॉर्म रेट पर ही हम अपना डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे होते हैं। मतलब जैसे समझ लो, जैसे मैंने आपको पीछे 10,000 बताया था, तो 10,000 अगर आप 10 साल तक करते रहोगे तो उसकी वैल्यू ज़ीरो हो ही जाएगी। ठीक है, पर ये डब्ल्यू मेथड में नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, एग्जाम में आ सकता है कि SL और वो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। SLM के का एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है और डब्ल्यू के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। अब हम देखते हैं कि SLM मेथड और डब्ल्यू मेथड में डिफरेंस बिटवीन क्या है। पहला, और हमेशा ध्यान रखिएगा एग्जाम में कभी भी कोई भी डिफरेंस बिटवीन वाला क्वेश्चन आता है तो टेबुलर फॉर्म में ही बनाए कीजिए। टेबुलर फॉर्म का मतलब जैसे ये मैंने आपको एक टेबल में दिखाया है, इसी तरीके से डिफरेंस बिटवीन वाले क्वेश्चन कीजिए, चाहे जो भी क्वेश्चन हो, इससे प्रेजेंटेशन अच्छी होती है। अब हम इस क्वेश्चन वापस आ जाते हैं, क्वेश्चन नहीं टॉपिक पे। डिफरेंस बिटवीन SLM एंड डब्ल्यू मेथड में क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। सबसे पहला आता है बेसिस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। आपने जैसे मैंने आपको बताया था कि SLM मेथड में डेप्रिसिएशन जो है ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज होता है। डब्ल्यू के केस में डेप्रिसिएशन जो चार्ज होता है वैल्यू ऑफ एसेट कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद। ठीक है, इसमें क्या होता है डब्ल्यू पे हम फिक्स रेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, उस वैल्यू पे कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद फिर हम वो अपना फिक्स रेट अप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट आता है डेप्रिसिएशन ट्रेंड। डेप्रिसिएशन ट्रेंड का मतलब क्या होता है कि डेप्रिसिएशन का ट्रेंड कैसे रहता है। यहाँ पे डेप्रिसिएशन सेम रहता है थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन एसेट, मतलब कि जब तक आप एसेट का इस्तेमाल कर रहे हो SLM मेथड में आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट सेम रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। डब्ल्यू मेथड में जैसे जैसे आपकी एसेट की लाइफ बढ़ती है आपका डेप्रिसिएशन डिक्रीज होता जाता है। तो इस यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन का ट्रेंड है वो डिक्रीजिंग है डब्ल्यू मेथड में। क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे आपकी लाइफ बढ़ेगी एसेट की आपका डेप्रिसिएशन डिक्रीज होता जाएगा। थर्ड इज वैल्यू ऑफ एसेट। इसका मतलब ये है SLM मेथड में फुल्ली रिटर्न ऑफ होता है, जैसे मैंने कहा था कि ज़ीरो हो सकती है आपके एसेट की वैल्यू एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ, और डब्ल्यू में ऐसा नहीं होता। आपकी जो वैल्यू है एसेट की वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। फोर्थ आता है एक्सेप्टेड बाय इनकम टैक्स एक्ट। SLM मेथड को इनकम टैक्स एक्ट के द्वारा या फिर लीगल बॉडीज़ के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया गया है, डब्ल्यू एक्सेप्ट किया गया है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत। ईजीएस्ट मेथड, कौन सा मेथड आसान है, डब्ल्यू मेथड या SLM मेथड? SLM मेथड आसान है अगर डब्ल्यू से कंपेयर करें। डब्ल्यू मेथड थोड़ा डिफ़िकल्ट इसलिए है क्योंकि हमें इसमें डेप्रिसिएशन का रेट निकालना पड़ता है। सूटेबिलिटी, SLM मेथड छोटे जो स्मॉल बिजनेस होते हैं उनके लिए यूज़फुल है। अगर एसेट की छोटी लाइफ है या फिर उसकी वैल्यू कम है तो भी SLM मेथड ठीक है, और जहाँ पे रिपेयर ज़्यादा नहीं होती, मतलब जो आपके पास जो एसेट है उसमें रिपेयर ज़्यादा नहीं करवानी पड़ती, तो भी SLM मेथड बेस्ट है। और डब्ल्यू मेथड कब सूटेबल होगा वो देख लेते हैं। अगर आपका लार्ज बिजनेस है तो डब्ल्यू मेथड का इस्तेमाल करो। एसेट की वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा है, एसेट की लाइफ अगर वैल्यू और उसकी लाइफ अगर ज़्यादा है तो डब्ल्यू मेथड सही है, और रिपेयर बहुत ज़्यादा करवानी पड़ती है आपको एसेट में तो भी डब्ल्यू मेथड सही है। आगे बढ़ते हैं। चेंज इन दी मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, इसका मतलब क्या है? चेंज इन दी मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन का मतलब ये है कि आप पहले समझ लीजिए SLM मेथड यूज़ कर रहे थे, कुछ साल बाद आपने डब्ल्यू मेथड यूज़ करने लग गए, या फिर आप पहले डब्ल्यू करते थे फिर SLM मेथड यूज़ करने लग गए। तो इस केस में इस चेंज को हम कैसे दिखाते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे दो केस हैं।
पहला आता है विदाउट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, जिसे प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कहते हैं, और दूसरा केस होता है विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। दोनों को मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगी तो समझ में आ जाएगा। पहले हम ये समझ लेते हैं विदाउट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्या होता है। विदाउट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब होता है कि आपको यहाँ पे नॉर्मली एक्सेप्ट कर लेना है जो भी चेंज हो रहा है डेप्रिसिएशन के रेट में या डेप्रिसिएशन के मेथड में, जो भी चेंज हो रहा है आप नॉर्मली एक्सेप्ट करो और अपना कैलकुलेशन करो। मैं आगे दिखाऊंगी कि कैसे होता है ये। आपको किसी प्रकार की इसमें एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, आपको ना ही प्रीवियस ईयर के कोई डेप्रिसिएशन में कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मली न्यू मेथड को एक्सेप्ट कर सकते हैं अगर आप विदाउट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट को फॉलो करते हैं, जिसे हम प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी कहते हैं। अगर आप रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ चेंज करते हैं अपने डेप्रिसिएशन मेथड में तो आपको एक एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, और वो एडजस्टमेंट कैसे होती है वो आगे एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला हम विदाउट रेट्रोस्पेक्टिव वाला देख लेते हैं। अगर आपने मशीनरी 2018 में 1 लाख रुपए की खरीदी थी, SLM मेथड फॉलो करते थे आप 10% से, आपने 1/1/2020 को अपना WDV मेथड कर लिया एट द रेट ऑफ 15%। क्वेश्चन समझ में आ गया? फिर से बोल रही हूँ, मशीनरी हमने 2018 में 1 लाख रुपए की खरीदी थी, आप SLM मेथड यूज़ किया आपने 2 साल के लिए 18 और 19 में 10%, और 2020 से आपने WDV मेथड ले लिया 15%, और आप विदाउट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ अपने मेथड में चेंज लेकर आ रहे हैं। तो कैलकुलेशन कैसे होगी? आपने मशीनरी खरीदी थी 1 लाख की, माइनस करोगे 2018 का डेप्रिसिएशन 10,000 आ जाएगा। सिंपल है, SLM मेथड के हिसाब से कर रहे हैं। SLM मेथड में कैसे निकालते हैं? 1 लाख का आप 10% निकाल दो, SLM रेट हमें 10% गिवन है क्वेश्चन में, तो 10,000 आ गया। हमारी मशीनरी की वैल्यू हो गई 90,000। फिर माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन 2019 का, तब तक हम SLM मेथड ही फॉलो कर रहे थे, तो इसीलिए मैंने यहाँ 10,000 लिखा है, जो कि आपका फिर माइनस करने के बाद आपकी मशीनरी की वैल्यू 80,000 हो जाएगी। फिर मैंने क्या बोला, 1 जनवरी 2020 से आप WDV मेथड पे शिफ्ट कर रहे हो, ठीक है, 1 जनवरी 2020 से आप WDV मेथड पे शिफ्ट कर रहे हो, तो इस केस में क्या होगा, हम 15% निकालेंगे 80,000 का। ओरिजिनल कॉस्ट का नहीं निकालते, जैसा मैंने आपको बताया था, WDV में ओरिजिनल कॉस्ट का डिप्रिसिएशन नहीं निकालते, हम एक्चुअल कॉस्ट का निकालते हैं। एक्चुअल कॉस्ट का मतलब ये है कॉस्ट में से डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट आता है हम उसका डिप्रिसिएशन निकालते हैं अंडर WDV मेथड। तो मैं यहाँ पे 80,000 का 15% निकालूंगी, ना कि 1 लाख का। 80,000 का 15% कितना होता है? 12,000। आपकी मशीनरी की वैल्यू हो जाएगी 68,000। तो ये वो केस था अगर आप अपना मेथड बदल रहे हो, अगर आप अपना मेथड बदल रहे हो डेप्रिसिएशन का विदाउट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, तो आई थिंक ये आसान है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब आती है अगर आप रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ अपने मेथड में चेंज लेकर आते हो। मैंने क्या बोला कि आप अपने डेप्रिसिएशन के मेथड में चेंज ला रहे हो, मतलब कि पहले SLM यूज़ करते थे अब WDV कर रहे हो, या फिर पहले WDV करते थे अब SLM ला रहे हो, पर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ। इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है और समझने के लिए भी ज़्यादा है, तो एग्जाम्पल से डायरेक्ट समझते हैं। आपने अपनी मशीनरी खरीदी है 1 लाख रुपए की 1 जनवरी 2018 तक, ठीक है। आप WDV मेथड यूज़ करते थे 10% 2 साल के लिए 2018 और 2019 में। उसके बाद आपने SLM मेथड को अडॉप्ट कर लिया, मतलब 2020 से आपने SLM मेथड अडॉप्ट कर लिया 10% पे। तो इस केस में कैसे होगा, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कैसे पड़ेगा इस पर वो देखते हैं। सबसे पहले तो लेजर देख लेते हैं मशीनरी अकाउंट का। 1 जनवरी 2018 को मैंने मशीनरी खरीदी थी 1 लाख रुपए की, तो 2 कैश लिख के मैंने डेबिट पे 1 लाख लिख दिया, ठीक है। उसके बाद 31 दिसंबर 2018 को मैं डेप्रिसिएशन चार्ज कर लूँगी WDV मेथड के हिसाब से। तो मैंने क्या किया, 1 लाख रुपए का 10% निकाल लिया, जो कि मेरे पास आ जाता है 10,000। क्योंकि ये फर्स्ट ईयर है तो इसलिए यहाँ पे तो हमें WDV मेथड, अगर देखो एक बात का ध्यान रखना कि अगर आप WDV मेथड अप्लाई कर रहे हो तो फर्स्ट ईयर में तो आप ओरिजिनल कॉस्ट पे ही निकालोगे अपना डेप्रिसिएशन। सेकेंड ईयर में आप ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं निकालोगे, सेकेंड ईयर में आप अपनी कॉस्ट में से, जो ओरिजिनल कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उस पे निकालोगे, ठीक है। इसलिए फर्स्ट ईयर में मैंने 1 लाख पे 10% नॉर्मली निकाला है। तो अब आपका डिफरेंस कितना बच जाता है, बैलेंस कैरी डाउन कितना आ जाएगा, 90,000। मतलब कि 1 लाख रुपए में से मैंने 10,000 माइनस कर दिया तो आपके 90,000 बच जाता है। फिर 90,000 को नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर कर देंगे बैलेंस ब्रॉड डाउन लिख के, जो कि हमारा 90,000 आ जाता है 2019 में। और फिर 31 दिसंबर 2019 को हम फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, जो कि होगा 9,000। 9,000 क्यों हुआ, हम WDV मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैंने 90,000 का 10% निकाला है 2019 में। 1 लाख का नहीं निकालूंगी क्योंकि हम SLM मेथड यूज़ नहीं कर रहे। जैसे मैंने आपको बताया था 2018-2019 में हम WDV मेथड का इस्तेमाल कर रहे थे।
तो डेप्रिसिएशन आ गया 9,000 रुपये। तो 31 दिसंबर को हम बैलेंस कैरी डाउन निकालेंगे। बैलेंस कैरी डाउन कैसे निकालते हैं, 90,000 में से आप 9,000 माइनस कर दोगे, 81,000 आ जाएगा। फिर 81,000 को हम नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफ़र करेंगे। नेक्स्ट ईयर का मतलब 2020 के बारे में बात हो रही है, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 81,000 आ गया। पर अब 2020 में एक चेंज हो रहा है। 2020 में क्या चेंज हो रहा है कि मैंने आपको बताया था कि SLM मेथड हम अप्लाई करना चाहते हैं 1 जनवरी 2020 से। मतलब हमने SLM मेथड अडॉप्ट कर लिया, पहले हम WDV मेथड अडॉप्ट कर रहे थे। तो इस केस में कैसे होगा, पहले हम नॉर्मल डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते हैं SLM मेथड के हिसाब से। तो मैंने क्या लिखा, 31 दिसंबर 2020 को बाय डेप्रिसिएशन SLM मेथड, जो हमने अब न्यू मेथड अपना लिया है। तो इस केस में डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 10,000 आ जाएगा। 10,000 क्यों आएगा, क्योंकि SLM मेथड आपको पता है कि हमें सेम ही डेप्रिसिएशन रखना होता है। और इस केस में हमारी मशीनरी की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी, 1 लाख थी, और डेप्रिसिएशन SLM मेथड के हिसाब से डेप्रिसिएशन का रेट जो है 10% है। फिर से बोल रही हूँ, यहाँ पे SLM में 10,000 क्यों आया है, क्योंकि हम SLM मेथड में जो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं वो ओरिजिनल कॉस्ट पे ही करते हैं। SLM मेथड हमारा 10% है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं 10% पे हमें डेप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ है, और मशीनरी की वैल्यू 1 लाख है, और 1 लाख का 10% कितना होता है, 10,000, इसीलिए यहाँ पे डेप्रिसिएशन 10,000 आया है। अब उसके बाद यहाँ पे आपको एक और चीज़ करनी है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है बाय PNL डिफरेंस ऑफ डेप्रिसिएशन। इसका मतलब क्या है, वर्किंग नोट से देखते हैं इसका मतलब। इस वर्किंग नोट से समझते हैं कि जो हमने यहाँ पे PNL डिफरेंस ऑफ डेप्रिसिएशन निकाला है वो कैसे कैलकुलेट किया है। देखिए, मशीनरी की वैल्यू कितनी थी जब तक आप WDV मेथड यूज़ कर रहे थे, 81,000 थी। 2018 और 19 में जब आपका मेथड चेंज नहीं हुआ था, तो आपने टोटल डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया था, 19,000। मैं आपको मशीनरी अकाउंट में दिखाती हूँ। पहला ये 10,000 है और एक दूसरा 9,000 है, 18 और 19 में, जब तक आपका जो मेथड चेंज नहीं हुआ था, ठीक है। और जब आप रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट यूज़ करते हैं और आप अपने मेथड को बदल रहे हैं डेप्रिसिएशन के, जैसा हमने इस केस में WDV मेथड यूज़ कर रहे थे और हम SLM मेथड यूज़ करने लग गए हैं। अगर मैं 2018 और 19 में जब WDV मेथड यूज़ हो रहा था, अगर मैं यहाँ पे SLM मेथड ही यूज़ कर रही होती तो मेरा डेप्रिसिएशन कितना होता वो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। वो कैलकुलेट कैसे करेंगे, मशीनरी की वैल्यू 1 लाख थी स्टार्टिंग में 2018 में। अगर मैं SLM मेथड यूज़ कर रही होती तो 2018 में मेरा डेप्रिसिएशन 10,000 का होता, मतलब 1 लाख का 10%। फिर मेरी मशीनरी की वैल्यू 90,000 हो जाती। फिर 2019 में मेरा कितना डेप्रिसिएशन होगा, 10,000 ही होगा। 10,000 क्यों हुआ, क्योंकि SLM मेथड में एक ही रेट रहता है, रेट में चेंज नहीं होता। तो हमारी मशीनरी की वैल्यू 80,000 हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं SLM मेथड यूज़ कर रही होती तो आपने देखा मेरा डेप्रिसिएशन जो है 2018 और 19 का 20,000 आया है, ठीक है। और एक्चुअल में WDV में कितना आ रहा था, 19,000। बात समझ में आ रही है। मैं क्या कर रही हूँ, मैं डेप्रिसिएशन का डिफरेंस निकाल रही हूँ चेंज होने से पहले दोनों मेथड से। एक तो जो आप एक्चुअल में मेथड यूज़ कर रहे थे, और दूसरा मेथड जो आप नहीं यूज़ कर रहे थे, फिर भी हम उसका देख रहे हैं कि उससे डेप्रिसिएशन कितना आया था। फिर से बता रही हूँ कि पहले हम WDV मेथड का इस्तेमाल किया 2018 और 19 में, उसके हिसाब से हमारा डेप्रिसिएशन 19,000 आया। लेकिन अगर मैं SLM मेथड यूज़ कर रही होती 18 और 19 में, तो मेरा टोटल डेप्रिसिएशन 20,000 आता, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 1,000। अब इसी को ही हम PNL अकाउंट करते हुए अपने मशीनरी अकाउंट के लेजर अकाउंट में दिखाएंगे। अब आपको ये सीखना है कि PNL क्रेडिट में आएगा या फिर डेबिट में आएगा, इसको कैसे समझते हैं वो देखते हैं। अगर आपका न्यू मेथड का डेप्रिसिएशन पुराने मेथड के डेप्रिसिएशन से ज़्यादा है तो आप अपने एसेट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे। बात समझ में आ रही है। जैसे इस केस में हमारे न्यू मेथड के हिसाब से 20,000 आया था, हमारे न्यू मेथड के हिसाब से 20,000 आया था, और पुराना मेथड जो हमारा एक्चुअल मेथड था, जो हम यूज़ कर रहे थे पहले, उसके हिसाब से हमारा डेप्रिसिएशन 19,000 आया था। इसका मतलब क्या हुआ, मेरा न्यू मेथड जो है, जो कि 20,000 है, वो पुराने मेथड जो कि 19,000 है उससे ज़्यादा है। इसीलिए मैं PNL अकाउंट को क्रेडिट साइड में दिखाऊंगी। अगर आपका केस ऐसा होता है कि ओल्ड मेथड का डेप्रिसिएशन न्यू मेथड के डेप्रिसिएशन से ज़्यादा होता है, मतलब अगर आप जो पुराना मेथड यूज़ कर रहे थे उसका डेप्रिसिएशन ज़्यादा है नए वाले मेथड से, तो इस केस में आप PNL को डेबिट साइड में दिखाओगे एसेट अकाउंट में। बात समझ में आ रही है। PNL अकाउंट को आप अपने एसेट अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाओगे। एग्जाम्पल से समझाती हूँ। समझ लीजिए ये 19,000 नहीं है, ये आपका 22,000 है,
ये आपका 22,000 है और आपका नए मेथड के हिसाब से 20,000 आता है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है 2,000 का वो आप डेबिट साइड पे दिखाओगे, क्रेडिट साइड पे नहीं दिखाओगे। अब हम अपने क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। इस केस में जो न्यू मेथड से हमारा डेप्रिसिएशन आया था वो ओल्ड मेथड के डेप्रिसिएशन से ज़्यादा था, इसीलिए 1,000 को मैंने यहाँ पे क्रेडिट साइड पे दिखाया है। उसके बाद आप बैलेंस कैरी डाउन निकालोगे, जो भी 81,000 में से 10,000 और 1,000 माइनस कर दोगे तो 80,000 आ जाएगा। इसी तरीके से हम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का यूज़ करते हैं। तो आपने डिफरेंस देखा कि अगर आप विदाउट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फॉलो करते हैं तो आपको ये पीएनएल का जो हमने डिफरेंस निकाला ना 20,000, इतना सारा जो कैलकुलेशन किया है, तो ये करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का यूज़ करते हैं जो मैंने अभी समझाया, उस केस में आपको ये पीएनएल का डिफरेंस ऑफ डेप्रिसिएशन दिखाना ज़रूरी है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल कॉमर्सिफिकेशन को। इसी के साथ डेप्रिसिएशन का चैप्टर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।